हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स से भारतीय संविधान के पार्ट सेकंड को। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, संसद, लोकसभा, राज्यसभा और केंद्रीय मंत्रिपरिषद से बनने वाले सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। दोस्तों, ये बुक आरआरबी यानी कि रेलवे के लिए इम्पॉर्टेंट बुक है। इस बुक में ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी जेई, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई, एएलपी स्टेज 1, स्टेज 2 के पिछले वर्षों में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को दिया गया है। ये बुक है आपका यूथ कंपटीशन टाइम्स का सामान्य अध्ययन, जिसमें 3100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को दिया गया है। और अब तक हम इसका पूरा का पूरा इतिहास यानी कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और विश्व इतिहास को कंप्लीट कर चुके हैं। साथ ही साथ संविधान के पहले भाग को भी। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इन वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, सारे ही वीडियो आपके आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। खासतौर से अभी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होना है, साथ ही साथ आरआरबी, एनटीपीसी मेंस का। उन एग्जाम के लिए ये बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, अब तक हम संविधान से 96 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं और अब शुरू होता है आपका राष्ट्रपति से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति ने सबसे कम अवधि के लिए पदभार संभाला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने सबसे कम अवधि के लिए पदभार संभाला है। चलिए देखते हैं दोस्तों राष्ट्रपति के पद के बारे में। देखिए, राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है एवं भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, जबकि डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। इस बात को याद रखिएगा, जिनका कार्यकाल लगभग 2 वर्ष 67 से 69 तक 1967 से 1969 तक का था, जो सबसे कम अवधि के राष्ट्रपति थे। वर्तमान में रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है और नीलम संजीवा रेड्डी निर्विरोधित निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत की रक्षा सेवाओं से संबंधित सभी मामलों के लिए संसद के प्रति सीधे जवाबदेह है, यानी कि कौन, इसमें से कौन व्यक्ति सीधे जवाबदेह है? तो सही आंसर है दोस्तों रक्षा मंत्री। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए इससे संबंधित और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम देखते हैं। देखिए, भारत की रक्षा सेवाओं से संबंधित सभी मामलों के लिए संसद के प्रति सीधे जवाबदेह भारत का रक्षा मंत्री होता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति ही देश के लिए युद्ध और शांति की घोषणा करता है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं की सर्वोच्च कमान भारत के राष्ट्रपति के पास होती है, जबकि राष्ट्र की रक्षा का दायित्व मंत्रिमंडल के पास होता है। इसका निर्वहन रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इनमें से किसने राजेंद्र प्रसाद के बाद भारत के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि एस राधाकृष्णन। एस राधाकृष्णन ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद भारत के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया था। देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। इनके बाद दूसरे राष्ट्रपति का पदभार एस राधाकृष्णन ने ग्रहण किया था। एस राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे। इस बात को आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से बन जाता है ये। केरल के वर्तमान राज्यपाल कौन है? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन 2019 में शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है। ठीक है ना, तो केरल के वर्तमान राज्यपाल यहाँ पर मैं आपको नए बता देता हूँ, जिससे आपको नए याद रहें। तो केरल के वर्तमान राज्यपाल का नाम है आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है दोस्तों, आज की डेट में। और यदि आप एग्जाम के लिए तैयारी करके जाएं, तब ध्यान से इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि आरिफ मोहम्मद खान कहीं चेंज ना हो जाएं, दूसरे ना बन जाएं की जगह। ठीक है, तो वर्तमान में केरल के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रेलवे की परीक्षा में पूछा भी गया है ये। राइट आंसर इसका 12। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। चलिए इसके बारे में और भी जानकारी देखते हैं, जिससे कि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है। किस अनुच्छेद में? 80 में। वर्तमान समय में यह संख्या 245 है, जिनमें से 233 सदस्य राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि हैं।
12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। ये 12 सदस्य साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा क्षेत्र से लिए जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं तथा इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इस बात को भी याद रखिएगा। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कुल कितनी होती है? तो देखिए दोस्तों, कुल पूछी है। अभी हमने राज्यसभा की देखी थी इससे पहले, ठीक है ना, राज्यसभा में। अब यहाँ पर कह दिया कि राज्यसभा और लोकसभा में टोटल कितने मनोनीत करता है, तो आंसर है इसका 14, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 14, यानी कि 14। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ दिए हैं। राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा में 14 सदस्यों को मनोनीत करता है। राज्यसभा में अनुच्छेद 80(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। यह मनोनयन साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और खेल जगत की प्रसिद्ध हस्तियों में से किया जाता है। जबकि लोकसभा में अनुच्छेद 331, याद रखिएगा, लोकसभा में अनुच्छेद 331 के अंतर्गत राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनयन करता है, यानी कि नामित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के शासन के अधीन किस राज्य का बजट के समक्ष पेश किया जाता है? तो सही आंसर है लोकसभा। ठीक है, राष्ट्रपति शासन के अधीन किसी राज्य का बजट लोकसभा के समक्ष पेश किया जाता है। देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर दिए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। तो राष्ट्रपति शासन का प्रावधान याद रखिएगा, अनुच्छेद 356। इसके अनुसार राष्ट्रपति को यह ज्ञात हो जाए कि किसी राज्य की शासन व्यवस्था संविधान के अनुसार नहीं चलाई जा रही है तो राष्ट्रपति वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। राष्ट्रपति शासन लागू होने से राज्य की सरकार और विधानमंडल भंग हो जाएंगे। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में शासन चलाएगा तथा राज्य की समस्त विधायियां और वित्तीय कार्य संघ की संसद द्वारा किए जाएंगे। अतः राष्ट्रपति शासन में राज्य का बजट लोकसभा में पेश किया जाएगा। कौन भारत का पहला नागरिक होता है? तो याद रखिएगा, भारत का पहला नागरिक होता है दोस्तों राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, राष्ट्रपति भारत का पहला नागरिक होता है। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ दिए हैं, याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति राष्ट्र प्रमुख और भारत के प्रथम नागरिक हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52, ठीक है, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख है। 72वां अनुच्छेद राष्ट्रपति को न्याय की शक्तियां देता है कि वह दंड का उन्मूलन, क्षमा, प्रविलंबन, परिहार, परिवर्तन कर सकता है। वर्तमान में भारत के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इसमें से आपको चुनना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल 26/1/1950 से 13/5/1962 तक, अर्थात लगभग 2 बार एकमात्र राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल सबसे लंबा रहा है इनका। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 52 के अनुसार राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है तथा भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। कौन सा अनुच्छेद है? 52। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने दिनों तक प्रभावशाली रहता है? राइट आंसर है 6 महीने तक। ठीक है, राष्ट्रपति का अध्यादेश 6 महीने तक प्रभावशाली रहता है। देखिए संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को संसद के सत्रावसान की अवधि में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। कौन सा अनुच्छेद है? 123। इन अध्यादेशों का प्रभाव शक्तियां संसद द्वारा बनाए गए कानून की तरह ही होती हैं, परंतु ये अल्पकालीन होते हैं। इनका प्रभाव 6 महीने तक रहता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए उम्मीदवार की उम्र कितनी होनी चाहिए? तो देखिए उम्मीदवार की उम्र होनी चाहिए राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए 35 वर्ष। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद मिलेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति से हम इनको भी देख लेते हैं। देखिए अनुच्छेद 58 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचन होने का पात्र तभी होगा जब वह इन शर्तों को पूरा करेगा। क्या है शर्त? पहली शर्त है भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हता हो। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के कार्य की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्य की शपथ दिलाता है दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वे भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट अनुच्छेद दिया गया है इससे संबंधित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में। ठीक है, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के बारे में उल्लेखित है। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो सही आंसर है राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है।
देखिए, भारत का संवैधानिक प्रमुख भारत का राष्ट्रपति होता है, जबकि भारत के प्रधानमंत्री को वास्तविक प्रमुख कहा जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 फर्स्ट में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा तथा राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत देश के प्रमुख हैं, यानी कि पूछ रहा है कि भारत देश के प्रमुख कौन हैं, तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, भारत देश के प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति। अगस्त 2018 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? देखिए, ग्रुप डी में एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, यानी कि रामनाथ कोविंद। याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, जिन्होंने 25 जुलाई 2017 को 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की थी। निर्वाचन मंडल जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है, का गठन कौन करता है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, निर्वाचन मंडल जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है, उसका गठन कौन करता है? तो उसका गठन करता है संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव ऐसे निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है जिनमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य हों, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के, तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य एवं पुडुचेरी तथा दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इसमें शामिल हैं। देखिए, फिर से क्वेश्चन पूछा गया, बार बार एक ही क्वेश्चन 2018 में रिपीट हुआ है। भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने से पहले रामनाथ कोविंद कौन सा पदभार संभालते थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है बिहार के राज्यपाल थे दोस्तों ये, ठीक है ना, बिहार के राज्यपाल थे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बनने से पहले। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने से पहले रामनाथ कोविंद बिहार के राज्यपाल थे। इनके द्वारा राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद राज्यपाल का पद केसरीनाथ त्रिपाठी को अतिरिक्त प्रभार के रूप में सौंपा गया था उस समय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए नामित होने के पूर्व रामनाथ कोविंद ने निम्नलिखित में से किस पद से इस्तीफा दिया था? अभी हमने अच्छे से डिस्क्रिप्शन पढ़ी है इसकी डिस्क्रिप्शन, तो आप लगा सकते हैं आंसर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि ये बिहार के राज्यपाल थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है दोस्तों, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। देखिए, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक थे। राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन को वर्ष 1954 में पद्म विभूषण और 1963 में शिक्षा और राजनीति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, इस बात को याद रखिएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले राष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु अपने ऑफिस में हुई थी। देखिए, बहुत ही अच्छा फैक्ट है, याद रखिएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु अपने ऑफिस में हुई थी। भारत के माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो दोस्तों, ये संबंध रखते हैं उत्तर प्रदेश से। कहां से? उत्तर प्रदेश के कानपुर के हैं ये, ठीक है ना। और ये अब देखिए, इससे पहले हमने क्वेश्चन लगाया था कि कहां के राज्यपाल थे? बिहार के, तो आप गलती से बिहार मत लगा दिए एग्जाम में, यदि ये क्वेश्चन दोबारा पूछ लिया जाए तो ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। देखिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जन्म 1 अक्टूबर 1945 को उत्तर प्रदेश के कानपुर से संबंध रखते हैं ये। 25 जुलाई 2017 को उच्चतम न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश JS खेहर ने उन्हें भारत के राष्ट्रपति की शपथ दिलाई थी। भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस राज्य से आते हैं? तो सही आंसर है दोस्तों उत्तर प्रदेश। अभी हमने इसको कवर भी किया था, उत्तर प्रदेश। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह भारत का राष्ट्रपति ना हो, 35 वर्ष की आयु पूरी ना कर चुका हो और राज्य परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए योग्यता ना रखता हो? तो दोस्तों, ये अनुच्छेद है 66, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है ना। तो ये उपराष्ट्रपति की योग्यता के लिए अनुच्छेद है। क्या है इसका अनुच्छेद? अनुच्छेद 66। देखिए, ध्यान से देखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है, किसके अनुसार? 63 के अनुसार। जबकि अनुच्छेद 66 के अनुसार इस पद की योग्य तभी होगा, यानी कि अनुच्छेद 66 में योग्यता दी है उपराष्ट्रपति की, जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो और राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर S राधाकृष्णन और वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है?
डॉक्टर एम वेंकैया नायडू। ठीक है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल, यानी कि ऑप्शन डी याद रखिएगा। प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। देखिए, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, क्रम के अनुसार ये 12वीं थी। ठीक है। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक रहा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की पद की शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव का उल्लेख अनुच्छेद 54 में है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव का उल्लेख अनुच्छेद 54 में है। उसके अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसे अनुपातिक प्रतिनिधित्व या फिर एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा गुप्त रूप से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति बनने के लिए किससे पराजित किया था इन्होंने? तो सही आंसर है दोस्तों मीरा कुमार को। ठीक है, इन्होंने मीरा कुमार को हरा कर ये भारत के 14वें राष्ट्रपति बने थे। देखिए, रामनाथ कोविंद जी से सारे ही क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं और अभी भी वही है यहाँ, तो याद रखिएगा, फिर से ये क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना है एग्जाम में। देखिए, रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद ने विपक्ष की साझेदार उम्मीदवार मीरा कुमार को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो शक्ति के संदर्भ में ऐसी टिप्पणी क्यों की जाती है कि भारत का राष्ट्रपति जैव अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में बड़ी है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन कट रहे हैं, आप पहला ऑप्शन पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आपको और भी ऑप्शन पढ़ाऊंगा और इसका आंसर भी आपको बता दूंगा। तो देखिए, इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है ना, यही जो सामने लिखा हुआ है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रपति की अनिश्चित अवधियों के लिए बिल पर कोई कार्यवाही या तो सकारात्मक या नकारात्मक न करने की शक्ति है। देखिए, इसकी डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। भारतीय राष्ट्रपति की जैव अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में बड़ी है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारतीय राष्ट्रपति को धन विधेयक के अतिरिक्त अन्य किसी विधेयक पर अनिश्चित अवधि के लिए बिल पर कोई भी कार्रवाई या तो सकारात्मक या नकारात्मक न करने की शक्ति है। पॉकेट वीटो शक्ति का प्रथम प्रयोग 1986 में संसद द्वारा पारित भारतीय डाक विधेयक पर किया गया, जिस पर तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने कोई निर्णय नहीं लिया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। किसने किया था दोस्तों? पॉकेट वीटो शक्ति का प्रथम बार प्रयोग ज्ञानी जेल सिंह ने 1986। भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने 1986 में भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। तो देखिए, अभी हमने पूरी व्याख्या पढ़ी है इसकी, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि ज्ञानी जेल सिंह। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ज्ञानी जेल सिंह। भारत गणराज्य में वित्तीय आपात स्थिति किसके द्वारा घोषित की जा सकती है? तो सही आंसर है दोस्तों इसका राष्ट्रपति। ठीक है, भारत गणराज्य में वित्तीय आपात की स्थिति राष्ट्रपति के द्वारा घोषित की जा सकती है। देखिए, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, यहाँ से आपको अनुच्छेद भी याद हो जाएंगे। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है जब राष्ट्रपति को पूर्ण रूप से विश्वास हो जाए कि देश में आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे भारत अथवा उसके किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति अथवा प्रत्यय खतरे में हो, तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद 19 स्वतः ही निलंबित हो जाता है, लेकिन अनुच्छेद 20-21 अस्तित्व में बने रहते हैं। भारत में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिया गया है, इसे याद रखिएगा। वित्तीय आपातकाल कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से। संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल हैं और तीनों के ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद रहते हैं। देखिए, अनुच्छेद 352 ये है राष्ट्रीय आपातकाल, फिर है 356 अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन, फिर है 360 ये है वित्तीय आपातकाल। ठीक है, आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपातकाल। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पद पर चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राइट आंसर है 35 वर्ष की आयु। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति की आयु कितनी रखी गई है? कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। देखिए, संविधान के अनुसार अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद रखिएगा 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति की निर्वाचन योग्यता निम्नलिखित हैं। अब क्या क्या योग्यता है इनको आप देख लीजिए। देखिए, शर्तें क्या है? भारत का नागरिक हो,
35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने का योग्यता रखता हो, भारत सरकार, राज्य सरकार या उसके अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो। और याद रखिएगा, यह स्मरण रखें कि 70वें संविधान संशोधन में दिल्ली और पांडिचेरी को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, 70वां संविधान संशोधन में दिल्ली और पांडिचेरी को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद में अंतिम फैसला लेने का अधिकार किसको है? तो यह है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को। किसको? सुप्रीम कोर्ट भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद में अंतिम फैसला लेने का इनको अधिकार दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद में अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट सबसे उच्च अपीलीय अदालत है जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ अपील सुनता है। इसके अलावा राज्यों के बीच विवाद या फिर मौलिक अधिकारों एवं मानव अधिकारों के गंभीर उल्लंघन से संबंधित याचिकाओं को आमतौर पर उच्चतम न्यायालय के समक्ष रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 25 जुलाई 2012 को श्री प्रणब मुखर्जी ने भारत के कौन से राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया था? तो राइट आंसर है दोस्तों 13वें, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है ना, 13वें थे ये दोस्तों क्रम के अनुसार। और 14वें कौन है? रामनाथ कोविंद। और 12वें प्रतिभा पटेल। ठीक है, प्रतिभा पटेल ये आपकी थी 12वीं। ठीक है, तो देखिए अब इनका एक बार क्रम देख लेते हैं, हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ ले। देखिए 25 जुलाई 2012 को श्री प्रणब मुखर्जी ने भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया था। अब याद रखिएगा इनका निधन हो गया है दोस्तों। ठीक है ना, प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। ये 13वें थे। बात करते हैं 11वें। तो 11वें थे आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। सबसे इंपॉर्टेंट है, ये क्रम के अनुसार 11वें थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक। डेट भी दी है 25/7 से 25/7। ठीक है, 12वें हैं प्रतिभा पटेल 25/7 से 2007 से 25/7/2012। और 14वें आपके रामनाथ कोविंद जी हैं जो कि वर्तमान में इस समय राष्ट्रपति हैं। निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा? तो देखिए APJ अब्दुल कलाम ऑप्शन बी, ये कभी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे। ठीक है ना, उपराष्ट्रपति नहीं रहे APJ अब्दुल कलाम। आपको याद होगा इन्हें भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है, तो इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। देखिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जिन्हें मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जनता के राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है इन्हें। भारतीय गणतंत्र के 11वें राष्ट्रपति थे, ये भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से आप लगाएंगे राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। चलिए इसकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर और एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। अनुच्छेद 54 के अनुसार निर्वाचक गणों में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, जिसमें दिल्ली और पुडुचेरी शामिल है। बात करते हैं उपराष्ट्रपति से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत के उपराष्ट्रपति का पद कितने समय के लिए होता है? तो सही आंसर है 5 वर्ष। ठीक है दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति का पद का समय कितना होता है? 5 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जो राज्यसभा व लोकसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचक मंडल पद्धति के अनुसार चुना जाता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पादेन सभापति होता है। ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, ये याद रखिएगा, किंतु इन्हें सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 2017 के चुनाव में उपराष्ट्रपति पद के लिए UPA उम्मीदवार कौन थे? देखिए UPA के उम्मीदवार थे गोपाल कृष्ण गांधी, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, गोपाल कृष्ण गांधी ये 2017 के चुनाव में उपराष्ट्रपति पद के लिए UPA के उम्मीदवार थे। देखिए 2017 के उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में UPA की तरफ से उम्मीदवार श्री गोपाल कृष्ण गांधी थे, जबकि NDA के उम्मीदवार थे वेंकैया नायडू। 5 अगस्त 2017 को संपन्न हुए राष्ट्रपति पद के मतदान में श्री वेंकैया नायडू की विजय हुई। ये भारत के 13वें, व्यक्ति के अनुसार बात कर रहे हैं, व्यक्ति के अनुसार 13वें उपराष्ट्रपति हुए। अगला क्वेश्चन है, भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद का निर्णय कौन लेता है? तो राइट आंसर है उच्चतम न्यायालय। ठीक है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद का निर्णय लेता है। कौन? उच्चतम न्यायालय। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय लेता है।
देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद का निर्णय लेने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पादेन राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है दोस्तों ये। सही आंसर है उपराष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति पादेन राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा का पादेन सभापति होता है, परंतु जिस किसी अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा हो, तो उस अवधि के दौरान वह राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेगा, ये याद रखेगा। तथा अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति को संदेह वेतन या भत्ते का हकदार भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव है। सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा। देखिए, अनुच्छेद 66 फर्स्ट के अंतर्गत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प हैं भारत का उपराष्ट्रपति बनने हेतु अर्हता नहीं है, यानी कि योग्यता नहीं है? तो सही आंसर है लोकसभा की सदस्यता का धारक, यानी कि ऑप्शन सी। बाकी सब याद रखिएगा, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु से अधिक हो, राज्यसभा की सदस्यता का धारक हो, ये होना जरूरी है। संविधान का अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति की तरह भारतीय उपराष्ट्रपति भी उच्च सदन यानी कि राज्यसभा का पादेन सभापति होता है। देखिए, यहाँ पर छोटे छोटे आपको पॉइंट याद करने को मिल रहे हैं। उच्च सदन, इसका मतलब क्या है? राज्यसभा की बात कर रहा है, तो इनको भी याद रखिएगा। अब देखिए योग्यता क्या है, तो पहली योग्यता है भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और भारत सरकार, राज्य सरकार या उनके अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो। चलिए अब बात करते हैं संसद से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में किस वर्ष पेश किया गया था? सही आंसर है 1968, यानी कि ऑप्शन सी। पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में 1968 में पेश किया गया था। देखिए, इसकी डिस्क्रिप्शन बहुत ही अच्छी है और बड़ी है, जहां से आपको बहुत कुछ याद होगा। देखिए, 1968 में पहली बार लोकपाल विधेयक भारत की संसद में पेश हुआ। लोकसभा से यह विधेयक 1969 में पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा में अटका रहा। इसी बीच लोकसभा भंग होने के चलते यह विधेयक पहली बार में ही समाप्त हो गया था। 8 असफल प्रयासों के बाद 2013 में लोकपाल विधेयक पारित हो गया तथा वर्ष 2014 में राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही यह अधिनियम हो गया। लोकसभा में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होंगे। 8 सदस्यों में से आधे न्याय की पृष्ठभूमि से और आधे सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक तथा महिलाओं से होंगे। वर्तमान में यानी कि 19 मार्च 2019 से बता रहा है, जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष को भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्त निर्धारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? तो ये है संसद। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्त निर्धारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन होता है? तो ये होती है संसद। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 यह तय करता है कि भारतीय नागरिकता अर्जित करने या त्यागने की समस्त विधि निर्माण का अधिकार संसद को है। ठीक है, अनुच्छेद याद रखिएगा, अनुच्छेद 11। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 45 यानी कि 545 हो गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपसे लोकसभा की अधिकतम सीटें भी पूछ लेगा यदि एग्जाम में, तो ये आप याद रखेगा 545। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 31वां संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई थी। 31वां संविधान संशोधन 1973। देखिए, डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है। भारत का संविधान संशोधन 31वां संविधान संशोधन है। ये अधिनियम 1973 में हुआ, जिसके द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 वर्ष कर दिया गया। भारतीय संविधान का संशोधन संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया जो संसद द्वारा किए जाते हैं, ये याद रखिएगा। संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को कहते हैं, तो इसे कहते हैं दोस्तों स्थगन। ठीक है, संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को क्या कहते हैं? स्थगन।
देखिए, संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। स्थगन प्रस्ताव पेश करने का मुख्य उद्देश्य किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना है। जब इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तब सदन अविलंबनीय लोक महत्व के निश्चित मामलों पर चर्चा करने के लिए सदन का नियमित कार्य रोक देता है। अगला क्वेश्चन है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है 6 महीने। ठीक है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 महीने का हो सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों इसकी व्याख्या, जिसमें आपको अनुच्छेद भी याद करने को मिलेंगे। देखिए, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 महीने का हो सकता है। अनुच्छेद 85(1) के अनुसार लोकसभा के एक सत्र की अधिकतम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ऐसा बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है? तो वैधानिक सत्ता का अधिकार ये संसद को प्राप्त है। ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए इसकी डिस्क्रिप्शन देखते हैं, इंपॉर्टेंट रहती है दोस्तों। क्या है? भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार संसद को प्राप्त है। संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। भारत में द्विसदनीय व्यवस्था है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन लोकसभा और 1 राज्यसभा होते हैं। ठीक है, संसद में क्या क्या होता है? राष्ट्रपति, 2 सदन हैं, कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा, इनसे मिलकर बनती है भारतीय संसद। भारत में किस वर्ष खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम पारित किया गया था? राइट आंसर है 2006 में। ठीक है, भारत में 2006 में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम पारित किया गया था। भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 में पारित किया गया। इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत में है। इस अधिनियम के तहत खाद्य आधारित मानक स्थापित करने तथा उनके विनिर्माण, भंडारण, वितरण और आयात का विनियमित करने के आदि के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दिवालिया व शोधन अक्षमता संहिता संशोधन अध्यादेश 2018 की विशेषता में से एक है? तो देखिए, इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि वित्तीय लेनदारों के रूप में अपनी स्थिति को पहचान कर घर खरीदारों को राहत। ठीक है दोस्तों, ये इसकी विशेषता में से एक है। चलिए इसके बारे में जानते हैं क्या है ये। देखिए, दिवालिया या शोधन अक्षमता अध्यादेश 2018 में वित्तीय लेनदारों के रूप में अपनी स्थिति को पहचान कर घर खरीद में राहत प्रदान करने की बात की गई है। साथ ही इस विधेयक में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को राहत प्रदान करने की बात की गई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के संबंध में विषम का पता लगाइए। तो देखिए दोस्तों, इसमें विषम है ग्रीष्म सत्र, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, 3 सत्र होते हैं, यानी कि अधिवेशन। इनके बारे में हम देखते हैं। देखिए, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। लेकिन ग्रीष्म सत्र ये विषम है, यहाँ से अलग है। तो इनके बारे में देखते हैं और इनके समय को भी हम अच्छे से याद कर लेंगे। देखिए, बजट सत्र फरवरी से मई के बीच रहता है, मानसून सत्र जुलाई से अगस्त और शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी समिति संसद के प्रत्येक सदन में होती है? तो दोस्तों सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी समिति संसद के प्रत्येक सदन में होती है? तो देखिए, यहाँ पर लिखा है याचिका समिति, व्यापार परामर्शदात्री समिति, विशेष अधिकार समिति, और आंसर है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हम देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन, यहाँ से आपको बहुत कुछ याद करने को मिलेगा। देखिए, संसदीय समितियां वर्तमान व्यवस्था का अपरिहार्य या अभिन्न अंग हैं। संसदीय समितियों का गठन संसद द्वारा अनुच्छेद 118(1) के अंतर्गत निर्मित प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के तहत किया जाता है। भारत में संसदीय समितियां 2 प्रकार की होती हैं। देखिए, स्थायी समिति और दूसरी है तथार्थ समितियां। ठीक है, अब देखिए स्थायी समिति क्या है। तो स्थायी समिति, इस समिति के अंतर्गत ऐसी समितियां आती हैं जो निम्नलिखित है, जो संसद के दोनों सदनों में होती हैं। कौन कौन सी हैं? देखिए, पहली है याचिका समिति। याचिकाओं पर विचार करने हेतु याचिका समिति का गठन, याचिका समिति की नियुक्ति की जाती है। यह समिति संसद के दोनों सदनों में गठित की जाती है। लोकसभा की याचिका समिति में 15 सदस्य तथा राज्यसभा की याचिका समिति में 10 सदस्य होते हैं। देखिए, स्थायी समिति में ही बताया गया है विशेष अधिकार समिति, ये दूसरी समिति है। देखते हैं इसको। इस समिति का कार्य सदन और उसके सदस्यों के विशेष अधिकार की रक्षा करता है। इंपॉर्टेंट क्या है? लोकसभा की विशेष अधिकार समिति में 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा की विशेष अधिकार समिति में 10 सदस्य होते हैं। इसके बाद है व्यापार परामर्शदात्री समिति। यह समिति सदन के कार्यक्रम तथा समय सारणी को विनियमित करती है। लोकसभा की समिति में कुल 15 सदस्य और राज्यसभा समिति में कुल 10 सदस्य होते हैं।
अध्यक्ष तथा सभापति अपने अपने सदन की कार्य मंत्रणा समिति के पालन अध्यक्ष भी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत नवोदय विद्यालय समिति और केंद्रीय विद्यालय संगठन स्वायत्तता निकाय है? राइट आंसर है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अब याद रखिएगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ठीक है ना? ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। चलिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नवोदय विद्यालय समिति और केंद्रीय विद्यालय संगठन मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत स्वतः निकाय है, यानी कि शिक्षा मंत्रालय अब इसका नाम कर दिया गया है। तो याद रखिएगा, नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 से 12 तक की सरकार मुफ्त और आवासीय सुविधा उपलब्ध कराती है। इस पर होने वाला व्यय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्वीकृति से होता है। केंद्रीय विद्यालय संगठन भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का प्रबंध है, जो मुख्यतः भारत के केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों के लिए बनाया गया है। इसकी शुरुआत 1963 में हुई, तभी से यह भारत में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से अनुबंधित है। समय याद रखिएगा 1963। ठीक है। ओबीसी वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्त समिति का नाम क्या था, जिसने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसे स्वीकार कर लिया गया था? तो सही आंसर है रामनंदन समिति। ठीक है दोस्तों, रामनंदन समिति। चलिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए, ओबीसी वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्त 3 सदस्यीय समिति रामानंद समिति 1992 ईस्वी में थी, जिसने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसे स्वीकार कर लिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे और वह किस राजनीतिक दल से थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, INC से। किससे? INC से, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे तथा इनकी राजनीतिक पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि INC था। सरदार पटेल जी को भारत का लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता था, इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का नियमित सत्र नहीं है? तो यह है दोस्तों ग्रीष्म सत्र। अभी हमने देखा था ना, थोड़ी देर पहले ही ये क्वेश्चन था और दोबारा रिपीट हुआ है RRB JEE में। तो ग्रीष्म सत्र ये भारतीय संसद का नियमित सत्र नहीं है। देखिए, भारतीय संसद भारत का सर्वोच्च विधीय निकाय है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा दो सदन लोकसभा और राज्यसभा होते हैं और 3 सत्र होते हैं। इसको हम पहले भी देख चुके हैं, दोबारा देख लेते हैं। बजट अधिवेशन फरवरी से मई तक, मानसून अधिवेशन जुलाई से अगस्त तक, शीतकालीन नवंबर से दिसंबर। राज्यसभा में 1 वर्ष में 4 अधिवेशन होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारत की राज्यसभा द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण कोष विधेयक पारित किया गया था? तो सही आंसर है 2016 में। ठीक है, सभी देखिए नए क्वेश्चन है ये एक तरह से। 2016 में भारत की राज्यसभा द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण कोष विधेयक पारित किया गया था। देखिए, वर्ष 2016 में राज्यसभा द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण कोष विधेयक पारित किया गया। इस विधेयक को राज्यसभा में केंद्रीय वन और पर्यावरण राज्य मंत्री, यानी कि उस समय की बात कर रहा है 2016 की, अनिल माधव दवे ने पेश किया था। इस विधेयक को लेकर विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद और उपनेता आनंद शर्मा ने आपत्ति व्यक्त की और कहा कि इस विधेयक को आम सहमति से पारित कराया जाए। अगला क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि से धनराशि व्यय की जा सकती है? ठीक है दोस्तों, भारत की संचित निधि से धनराशि व्यय की जा सकती है। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि संसद की मंजूरी से। ठीक है, तो देखिए भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद में है संसद निधि, इसके बारे में जानते हैं और ये क्या करता है काम। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के तहत स्थापित संचित निधि ऐसी निधि है जिसमें राज्यों को कर एवं शुल्क में से उनका अंश देने के बाद जो धन शेष बचता है उसे जमा किया जाता है। यह भारत की सबसे बड़ी निधि है जो संसद के अधीन रखी गई है। इससे धन विधेयक की मंजूरी के बिना नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत की समेकित निधि वह निधि है जिसमें, ठीक है, कह रहा है भारत की समेकित निधि वह निधि है जिसमें भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी धन जमा किए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। ठीक है, भारत की समेकित निधि वह निधि है जिसमें भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी धन जमा किए जाते हैं। देखिए, सरकार को प्राप्त सभी राजस्व बाजार से लिए गए ऋण और स्वीकृति ऋणों पर ब्याज संचित निधि में जमा होते हैं। संचित निधि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के तहत स्थापित की गई। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है। 266 के तहत संचित निधि स्थापित की गई। यह ऐसी निधि है जिसमें समस्त एकत्र कर राजस्व जमा
लिए गए ऋण जमा किए जाते हैं। यह भारत की सबसे बड़ी निधि है जो संसद के अधीन रखी गई है। कोई भी धन इसमें बिना संसद के पूर्व स्वीकृति से निकाला नहीं जा सकता, जमा या भारित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 266 प्रत्येक राज्य की संकेत निधि का वर्णन भी करता है। भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2017 किस मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था? राइट आंसर है वित्त मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2017 वित्त मंत्रालय के द्वारा पेश किया गया था। देखिए, भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2017 भारत में केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था। जुलाई 2018 में इस विधेयक को संसद द्वारा पारित किया गया। इसके अनुसार भगोड़ा आर्थिक अपराधी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अनुसूचित अपराध किया है जिसमें 100 करोड़ रुपए अथवा उससे अधिक की रकम सम्मिलित है एवं वे भारत देश छोड़कर किसी अन्य देश में फरार हैं एवं भारत में दंडात्मक अभियोजन से बचने या उसका सामना करने हेतु भारत आने से इनकार करते हैं। तो ये है दोस्तों आपका भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2017। सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2005 पूछा भी जाता है एग्जाम में। सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? पूछा भी जाता है एग्जाम में। इसका मतलब है कि रेलवे के अलावा ये दोस्तों और भी एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि एसएससी के एग्जाम, स्टेट लेवल के एग्जाम। सही आंसर है 2005। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम भारत की संसद द्वारा पारित एक कानून है जो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। यह कानून भारत के सभी नागरिकों को सरकारी फाइलों में दर्ज सूचना को देखने और उसे प्राप्त करने का अधिकार देता है। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था? तो अभी हमने इसको पढ़ा है अच्छे से। राइट आंसर है 2005 में। ठीक है, 2005 में सूचना का अधिकार लागू हुआ था। चलिए राज्यसभा के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से अब देखते हैं राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए सही आंसर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी कि ऑप्शन सी सही रहेगा। चलिए इसकी डिस्क्रिप्शन देखते हैं। अच्छे आपको यहाँ से फैक्ट याद करने को मिलेंगे। राज्यसभा भारतीय संसद का द्वितीय यानी कि उच्च सदन है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पादन सभापति होता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं, राज्यसभा की सदस्यता पाने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो राइट आंसर है 30 वर्ष। ठीक है, राज्यसभा की सदस्यता पाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है जिसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यह एक स्थानीय सदन भी है। ठीक है, स्थायी सदन भी है। राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं। राज्यसभा में सदस्यता पाने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अपनी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भारत का प्रधानमंत्री मतदान में भाग नहीं ले सकता यदि वह तो सही आंसर है राज्यसभा का सदस्य है। यदि वह राज्यसभा का सदस्य है तो वह भाग नहीं लेगा। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। यहाँ से आपको अनुच्छेद के अलावा इसको और समझाने में मुझे हेल्प मिलेगी। देखिए देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, अर्थात इस सदन में बहुमत हासिल करने पर ही मंत्रिपरिषद बनी रह सकती है। इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव में लोकसभा के सदस्य ही भाग लेते हैं, ध्यान रखिएगा। इसलिए प्रधानमंत्री के राज्यसभा सदस्य होने पर वह मतदान में भाग नहीं ले सकते। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री अपनी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान में भाग नहीं ले सकते यदि वे राइट आंसर है राज्यसभा के सदस्य हैं। ठीक है, वही क्वेश्चन को देखिए दोबारा से पूछा गया ग्रुप डी में, और इससे पहले पूछा गया था ग्रुप डी में 2018 में फर्स्ट शिफ्ट में, और ये सेकंड शिफ्ट में पूछा गया। वही क्वेश्चन है, तो आपको डिस्क्रिप्शन अब समझाने की जरूरत नहीं लगती मेरे को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो दोस्तों अखिल भारतीय सेवाओं के लिए उत्तरदायी है राज्यसभा। ठीक है ना, अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण के लिए कौन उत्तरदायी है? राज्यसभा। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। यहाँ पर आपको अनुच्छेद भी याद करने को देखने को मिलेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण के लिए राज्यसभा उत्तरदायी होती है। अखिल भारतीय सेवाएं संयुक्त रूप से 3 तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा को कहा जाता है। अनुच्छेद 312 के अनुसार यदि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु प्रस्ताव पारित करे तो संसद इस प्रस्ताव के आधार पर नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो राइट आंसर है दोस्तों इसका 6 वर्ष। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष।
देखिए, राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन यानी कि द्वितीय सदन है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का गठन का प्रावधान बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का गठन का प्रावधान बताया गया है। इसके अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है। इनमें से 238 सदस्य चुनाव राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के द्वारा तथा 12 सदस्य के नाम राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाते हैं। एक स्थायी सदन है ये, जिनमें प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य पद मुक्त हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, वर्तमान में राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? ठीक है, सदस्यों की पूछ रहा है, तो सही आंसर है अधिकतम कितनी हो सकती है? 250। अभी हमने पढ़ा था, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सामने 250 सदस्य हो सकते हैं। तो यही क्वेश्चन इसने दोबारा पूछा। आगे देखते हैं क्वेश्चन को। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम स्वीकार्य संख्या क्या है? देखिए फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ, पहले आरआरबी जेई में, फिर ग्रुप डी में। राइट आंसर है 250 यानी कि ऑप्शन डी। भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहते हैं? राइट आंसर है राज्यसभा को। भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहते हैं? राज्यसभा को। देखिए, भारत की संसद मुख्य रूप से 3 भागों से मिलकर बनी है। पहला है राष्ट्रपति, फिर लोकसभा, फिर राज्यसभा, तीनों हो गए। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन। लोकसभा में जो प्रतिनिधि चुनकर आते हैं वही आगे चलकर राज्यसभा का प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। इसलिए लोकसभा को प्रथम सदन और राज्यसभा को द्वितीय सदन भी कहा जाता है। इसके अलावा लोकसभा को लोगों का सदन भी कहा जाता है, याद रखिएगा, लोकसभा को लोगों का सदन भी कहते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा होता है? तो राइट आंसर है राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य द्वारा, ऑप्शन ए। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है? राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा। देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य द्वारा होता है। राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य होते हैं, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। अन्य सदस्यों का चुनाव वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 245 निर्धारित है। राज्यसभा में सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं, जिनमें से 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त किए जाते हैं या होते हैं। राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, अभी हम कितनी बार पढ़ चुके हैं, इससे आप आंसर लगा सकते हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी, उच्च सदन। राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। इसे कभी कभी सीनेट 2 भी कहा जाता है। ठीक है, सीनेट 2 भी कहा जाता है राज्यसभा को। चलिए अब देखते हैं लोकसभा से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संसदीय स्थानीय विकास योजना के तहत प्रत्येक सांसद को उनके अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए निर्धारित वार्षिक राशि क्या है? तो राइट आंसर है 5 करोड़। ठीक है दोस्तों, संसदीय स्थानीय विकास योजना के तहत प्रत्येक सांसद को उनके अपने क्षेत्र को विकास करने के लिए निर्धारित वार्षिक राशि बताई गई है 5 करोड़। देखिए, सांसद निधि की शुरुआत 13 दिसंबर 1993 को भारत सरकार ने की गई थी। वर्तमान में यह राशि 5 करोड़ रुपए वार्षिक है। यह राशि सांसदों को अपने क्षेत्र के विकास के लिए आवंटित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लोकसभा के वर्तमान उपसभापति कौन है? तो देखिए, बात कर रहा है ये 2018 की, तो यहाँ तो आंसर सही है एम थम्बी दुरई। ठीक है दोस्तों, देखिए 12 अगस्त 2014 से लोकसभा के उपाध्यक्ष एम थम्बू दुरई ये अन्ना द्रमुक के वरिष्ठ नेता हैं। ये दूसरी बार उपाध्यक्ष बने। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मुझे कि भारतीय लोकसभा के वर्तमान में उपसभापति कौन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में लोकसभा स्पीकर कौन है? ठीक है दोस्तों, तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से यदि आप देखेंगे तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। 2014 की बात कर रहा है ये, तो ठीक है, तो कौन है वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर? तो ये हैं श्रीमती सुमित्रा महाजन। ये बात है 2014 की क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन हम करंट की बात करेंगे कि वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर कौन है, तो ये है ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। देखिए यहाँ पर दिया भी गया है। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में 16वीं लोकसभा की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन है, यानी कि थी। इस पद पर आसीन होने वाली मीरा कुमार के बाद दूसरी महिला थी। इंदौर लोकसभा क्षेत्र से वे भारतीय जनता पार्टी सांसद हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष, तो याद रखिएगा ओम बिरला। अभी मैंने आपको बताया था ओम बिरला, इनका नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो देखिए फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया, लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष आपके ओम बिरला। ठीक है, 17वीं लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष क्या है? कौन है? ओम बिरला। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया, तब ये उसके हिसाब से ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन आप याद रखिएगा वर्तमान में कौन है? वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला।
17वां लोकसभा चुनाव किस वर्ष आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है? तो राइट आंसर है दोस्तों 2019, जो कि संपन्न हो गए। ठीक है, हो चुके हैं दोस्तों। अब तो हम आ गए हैं 2021 में। देखिए, याद रखिएगा 17वां लोकसभा चुनाव था ये 2019 का। देखिए यहाँ पर लिखा भी है 17वीं लोकसभा का चुनाव वर्ष 2019 में हुआ। आम चुनाव देश भर में 11 अप्रैल से 19 मई 2019 के बीच 7 चरणों में हुए थे। चुनाव का परिणाम 23 मई को घोषित किया गया। इंपॉर्टेंट लाइन क्या है? 7 चरणों में चुनाव हुआ था दोस्तों ये। ठीक है, 17वीं लोकसभा थी। वर्तमान लोकसभा स्पीकर कौन है? ठीक है दोस्तों, पूछ रहा है वर्तमान लोकसभा स्पीकर कौन है। तो याद रखिएगा वर्तमान में लोकसभा स्पीकर यहाँ तो दिए नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन हो गया पुराना अब। तो वर्तमान में लोकसभा स्पीकर यहाँ आपके ओम बिरला। और याद रखिएगा आने वाले समय में जब आप एग्जाम देने जाएंगे तब इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रश्नकाल के दौरान भारत की लोकसभा की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन थी। वह इस पद पर आसीन होने वाली देश की दूसरी महिला थी, जबकि देश की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार। इनका नाम याद रखिएगा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। लोकसभा का अध्यक्ष संसद के निम्न सदन यानी कि लोकसभा का सभापति होता है। वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी। अगला क्वेश्चन है 2017 के अनुसार। देखिए अब ये 2017 का पूछ रहा है तो हम 2017 का बताएंगे। 2017 के अनुसार लोकसभा का नेता कौन है? तो राइट आंसर है नरेंद्र मोदी। ठीक है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कौन है? लोकसभा के नेता 2017 के अनुसार। देखिए लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन है, जबकि उच्च सदन राज्यसभा है। लोकसभा का गठन प्रत्यक्ष रूप से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रणाली द्वारा होता है। लोकसभा के सदन का नेता आमतौर पर प्रधानमंत्री होता है, जो कि भारत का प्रधानमंत्री होता है। पर अगर प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य ना होकर राज्यसभा के सदस्य हों तो वे लोकसभा के नेता का चुनाव कर सकते हैं। प्रश्न के अनुसार लोकसभा के नेता माननीय नरेंद्र मोदी हैं। राज्यसभा में भी एक सदन का नेता होता है, वह मंत्री और राज्यसभा सदस्य होता है, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किया जाता है। यह सदनीय कार्य निष्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार रिपीट भी होते हैं, यहाँ पर लिखा नहीं है इन्होंने, लेकिन याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि लोकसभा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्यों की संख्या 545 है, जिसमें 530 सदस्य 29 राज्य व 13 सदस्य 7 केंद्र शासित प्रदेश से हैं। 2 सदस्य आंग्ला भारतीय हैं। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों वर्तमान में राज्यों की संख्या है 28 और केंद्र शासित प्रदेश हैं 8। ठीक है, दादर नागर हवेली और दमन द्वीप को एक कर दिया गया है और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग कर दिया गया है। इसलिए 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के सदस्य के रूप में योग्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? तो राइट आंसर है 25 वर्ष। ठीक है दोस्तों, 25 वर्ष आयु है न्यूनतम किसके लिए? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। संविधान के अनुच्छेद 84 में देखिए 84 में संसद के सदस्यों की योग्यता का उल्लेख है। इसके अनुसार लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष अनिवार्य है। लोकसभा के लिए निर्वाचित होने की न्यूनतम उम्र क्या है? देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ, पहले ग्रुप डी में और फिर एनटीपीसी में। तो राइट आंसर है 25 वर्ष यानी कि ऑप्शन डी। लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है? इतने क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं 176 अब तक और ये बात बार बार रिपीट हो रही है, तो आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। सही आंसर है 552 यानी कि ऑप्शन ए। चलिए इसके बारे में डिस्क्रिप्शन देखते हैं, आपको बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा। लोकसभा को भारतीय संसद का निम्न सदन या प्रथम सदन कहा जाता है। प्रथम लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 ईस्वी को हुआ था, जबकि इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। अनुच्छेद 81 व 331 में लोकसभा के गठन का प्रावधान है। मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 500 निर्धारित की गई थी, किंतु वर्ष 1987 में बढ़कर अधिकतम संख्या 552 कर दी गई। ठीक है, याद रखिएगा 1987 में बढ़ाई गई थी, कितनी? 552 कर दी गई। 552 सदस्य संख्या में 530 प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा प्रदेशों से, 20 संघ राज्य क्षेत्रों से और 2 सदस्य अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति द्वारा आंग्ला भारतीय समुदाय से मनोनीत किए जाते हैं। लोकसभा एक अस्थायी सदन है, इसकी अवधि 5 वर्ष है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्यों की संख्या 545 है। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो इसके राइट आंसर है 552 यानी कि ऑप्शन ए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन लोकसभा के स्पीकर रहे हैं?
तो देखिए दोस्तों सही आंसर है सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन लोकसभा की स्पीकर रही हैं। देखिए 16वीं लोकसभा 2014 से 2019 तक सुमित्रा महाजन लोकसभा की अध्यक्ष थी। मीरा कुमार के बाद सुमित्रा महाजन दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। इस बात को अच्छे से याद कर लीजिएगा, 5 से 6 बार ये बात मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ, इंपॉर्टेंट है इसलिए ये बार बार लाइन यहाँ पर दे रहा है। वे 16वीं लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से मध्य प्रदेश के इंदौर लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र से सांसद चुनी गई थी। अगला क्वेश्चन है लोकसभा सदस्यों के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो राइट आंसर है 5 वर्ष। ठीक है, लोकसभा सदस्यों के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष। देखिए संविधान के अनुच्छेद 83(2) के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष होता है, परंतु इस अवधि से पूर्व प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा भंग भी की जा सकती है इसको, एवं आपातकाल के लागू होने पर संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था, जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का वर्तमान अध्यक्ष है? तो दोस्तों लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष, देखिए फिर से वही क्वेश्चन आया, तो ये सब 2018 के क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो वर्तमान में यदि बात करें तो वो है आपके ओम बिरला, और क्वेश्चन के हिसाब से जाएंगे तो आंसर आएगा आपका बी यानी कि सुमित्रा महाजन। ठीक है, और क्वेश्चन के हिसाब से सुमित्रा महाजन, लेकिन वर्तमान की बात करें तो लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। भारत के संसद में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका गणेश मावलंकर, जिन्हें आप GV मावलंकर के नाम से जानते हैं। ठीक है, भारत के संसद में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? गणेश मावलंकर। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93, ठीक है 93 में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों के बारे में प्रावधान है। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। लोकसभा अध्यक्ष में संसद में लोकसभा अध्यक्ष को संसद में मत देने का अधिकार नहीं है, केवल निर्णायक मत दे सकता है। ये लोकसभा में उन सदस्यों की संख्या कुल कितनी संख्या होती है जिन्हें राज्यों के विभिन्न चुनाव क्षेत्रों से सीधे जनता द्वारा चुना जाता है? तो सही आंसर है 530 यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, 530 वह संख्या है जिन्हें राज्यों के विभिन्न चुनाव क्षेत्रों से सीधे चुना जाता है। तो बाकी के कहां से आते हैं इसके बारे में हम जरा जानकारी देते हैं आपको। देखिए लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 552 निर्धारित की गई है। इनमें से 530 अधिकतम सदस्य विभिन्न राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकते हैं। अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से चुने जाते हैं। राष्ट्रपति आंग्ला भारतीय समुदाय के अधिकतम 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। वर्तमान लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है। इनमें 530 सदस्य राज्यों से 28 राज्यों से, ठीक है याद रखिएगा 28 राज्यों से, 13 सदस्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों से। देखिए 8 है प्रदेश आपके केंद्र शासित, जम्मू कश्मीर लद्दाख अलग अलग हुआ है, और दादर नागर हवेली और दमन द्वीप को एक कर दिया गया। ठीक है, और 2 सदस्य आंग्ला भारतीय वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अधिकतम हो सकते हैं 20 सदस्य यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों से 20 सदस्य हो सकते हैं लोकसभा में। देखिए लोकसभा में भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों से 20 सदस्य हो सकते हैं अधिकतम। लोकसभा जनता की सभा है, इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने जाते हैं। इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है। 530 राज्यों से, 20 संघ राज्यों से, 2 एंग्लो इंडियन समुदाय से हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदस्यों की कुल संख्या का भाग होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर है 10वां भाग। ठीक है, लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन की कुल संख्या का सदस्यों का 10वां भाग होता है। देखिए लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम यानी कि गणपूर्ति सदन के कुल सदस्यों का 10वां भाग होता है। अनुच्छेद याद रखिएगा, अनुच्छेद 103 के अनुसार लोकसभा या राज्यसभा कोरम कुल सदस्यों का 1/10वां भाग होता है। मुख्य विपक्षी दल की मान्यता हेतु भी संख्या आवश्यक है, यही संख्या आवश्यक है। ठीक है ना, 10/10वां भाग। अगला क्वेश्चन है लोकसभा की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन किस निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करती थी? तो ये थी दोस्तों इंदौर की। कहाँ की थी सुमित्रा महाजन? इंदौर की। देखिए लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन इंदौर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती थी। वे इस पद पर आसीन होने वाली भारत की दूसरी महिला थी। वे इंदौर से लगातार 1989, 1991, 96, 98, 99, 2004, 2009 और 2014 में 8वीं बार सांसद बनी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं
लोकसभा में कौन से राज्यों की सीटों की संख्या दूसरे स्थान पर है? तो देखिए सबसे पहले याद रखिएगा, पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश और दूसरे पर है महाराष्ट्र, जो कि इस ऑप्शन में दिया ही नहीं गया। ध्यान रखिएगा, लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश राज्य से सबसे ज्यादा है। कितनी है? 80 सीटें हैं। और दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र, जिसकी 48 सीटें हैं लोकसभा की, जो कि ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आप याद रखिएगा कि किसकी है दूसरे नंबर पर? महाराष्ट्र की। चलिए आगे देखते हैं। लोकसभा में महाराष्ट्र 48 राज्यों की सीटों की संख्या के हिसाब से दूसरे स्थान पर है। मूल संविधान में लोकसभा की सदस्यों की संख्या 500 निश्चित की गई थी। इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। देखिए यहाँ पर आपको और भी दी गई हैं, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट रहती हैं। उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं लोकसभा में, महाराष्ट्र की 48, आंध्र प्रदेश की 25, पश्चिम बंगाल की 42 और बिहार की 40। इसलिए इन चुनावों को बहुत ही गहरे तरीके से देखा होगा आपने, न्यूज़ में दिखाया जाता है। ये बिहार के चुनाव हुए, पश्चिम बंगाल के हुए, उत्तर प्रदेश के हुए, जब भी यहाँ चुनाव होते हैं, चाहे वो विधानसभा के, लोकसभा के, बहुत जोरों से दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के संदर्भ में सदन के नेता का अर्थ क्या है? तो दोस्तों सदन के नेता का अर्थ है प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। देखते हैं इसके बारे में, यहाँ से आपको अनुच्छेद सीखने को मिलेंगे। देखिए लोकसभा के संदर्भ में सदन के नेता का अर्थ प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री से है। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता की प्रधानमंत्री पर नियुक्ति करता है। किसी भी सदन का नेता उस सदन का सदस्य ही होता है यदि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं है। तो लोकसभा में सदन का नेता किसी वरिष्ठ मंत्री को बनाया जाता है, जो लोकसभा का भी सदस्य हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, 2014 में कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ था? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आंसर है 16वीं। ठीक है, 2014 में 16वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आपको, 2014 में 16वां लोकसभा चुनाव हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 543 में से 282 सीटें प्राप्त कर पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। श्री नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 को भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रधानमंत्री की मृत्यु के बाद गुलजारीलाल नंदा ने दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला? देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो गए हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद से, जो कि इंपॉर्टेंट रहते हैं। राइट आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद गुलजारीलाल नंदा ने दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था। देखिए लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरी बार प्रधानमंत्री थे। शास्त्री जी की मृत्यु के बाद गुलजारीलाल नंदा ने दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारतीय प्रधानमंत्री ने संसद का सामना नहीं किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। राइट आंसर है चौधरी चरण सिंह। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी, इन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री रहे ये, इन्होंने संसद का सामना नहीं किया। देखिए प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने संसद का सामना नहीं किया। इनका कार्यकाल 28/7/1979 से 14/1/1980 तक रहा। चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबी अवधि तक सेवा प्रदान की है? तो देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अभी तक ये क्वेश्चन जब से बना हुआ है चेंज नहीं हुआ। तो राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन डी। सबसे लंबी अवधि तक इन्होंने सेवा दी है प्रधानमंत्री के रूप में। देखते हैं कितना समय लिया इन्होंने। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबी अवधि 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक सेवा की है। इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, यहाँ हुआ था। जवाहरलाल नेहरू बच्चों से बहुत प्यार करते थे और उन्हें बच्चे चाचा नेहरू के नाम से पुकारते थे। उनके जन्म दिवस पर यानी कि 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन से पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के समय उप प्रधानमंत्री थे? देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, कहीं से भी पुराने क्वेश्चन उठा के देता है दोस्तों, ठीक है ना, तो इनको भी आप ध्यान रखिएगा। राइट आंसर है चरण सिंह, यानी कि चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन बी। ये प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के समय उप प्रधानमंत्री थे। देखिए चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के समय उप प्रधानमंत्री थे। मोरारजी देसाई स्वतंत्र भारत के चौथे और पहले गैर कांग्रेसी थे। ठीक है, याद रखिएगा, मोरारजी देसाई स्वतंत्र भारत के चौथे और पहले गैर कांग्रेसी थे। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं है उसे मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, किंतु उसे दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य कब तक होना आवश्यक है, यानी होना होगा? तो राइट आंसर है 6 महीने। ठीक है दोस्तों, 6 महीने में उसे आवश्यक है कि वह किसी एक सदन में सदस्य हो। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं कि है क्या ये सब। यहाँ से आपको अनुच्छेद भी सीखने को मिलेंगे।
ठीक है, और कुछ जानकारी एक्स्ट्रा भी मिल जाएगी। देखिए, अनुच्छेद 75 के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है, लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है, कोई मंत्री जो संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं है 6 महीने तक मंत्री बना रहेगा। 6 महीने के बाद सदन की सदस्यता ग्रहण करना पड़ेगा, अन्यथा त्यागपत्र देना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में किस स्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो राइट आंसर है वाराणसी। ठीक है दोस्तों, वाराणसी, ऑप्शन सी। देखिए, पूरा नाम याद रखिएगा, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जन्म 17 सितंबर 1950, भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ इन्हें दिलाई। वे स्वतंत्र भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं और इस पद पर आसीन होने वाले स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम व्यक्ति भी हैं। एक सांसद के रूप में इन्होंने उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक नगरी वाराणसी एवं अपने गृह राज्य गुजरात के बड़ौदरा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा और दोनों जगह से इन्होंने जीत दर्ज हासिल की। इन्होंने बड़ौदरा संसदीय सीट को छोड़कर वाराणसी का प्रतिनिधित्व किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो सही आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है दोस्तों, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, किंतु उसे पद से संसद के दोनों सदनों के समावेश पर ही हटाया जा सकता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष की अवधि या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो वही होता है। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो राइट आंसर है 25 वर्ष। ठीक है दोस्तों, क्योंकि लोकसभा के नेता हैं इसलिए इनकी आयु याद रखिएगा 25 वर्ष। देखिए, संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में किसी का भी सदस्य हो सकता है। उदाहरण के लिए इंदिरा गांधी 1966 में तथा मनमोहन सिंह 2004 से 2009 में राज्यसभा के सदस्य थे। राज्यसभा की सदस्यता के लिए कम से कम 30 वर्ष एवं लोकसभा की सदस्यता के लिए 25 वर्ष की आयु अनिवार्य है। चूंकि प्रश्न में न्यूनतम आयु सीमा पूछी गई है, इसलिए 25 वर्ष सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री की योग्यता के लिए संबंध में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया, लेकिन यह कहा गया है कि वह लोकसभा में बहुमत दल का नेता होगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए, भारत के उप प्रधानमंत्री का पद तकनीकी रूप से एक संवैधानिक पद नहीं है और ना ही संविधान में इसका कोई उल्लेख है, लेकिन कई अवसरों पर विभिन्न सरकारों ने अपनी किसी एक वरिष्ठ मंत्री को उप प्रधानमंत्री निर्दिष्ट किया यानी कि बनाया। इस पद के पहले धारक सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में गृह मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले एक मुख्यमंत्री नहीं थे? तो राइट आंसर है इंदिरा गांधी। ये मुख्यमंत्री नहीं रही दोस्तों। ठीक है ना, प्रधानमंत्री बनने से पहले एक मुख्यमंत्री नहीं थे, तो ये है इंदिरा गांधी। देखिए, इंदिरा गांधी एकमात्र ऐसी प्रधानमंत्री थी जो प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी राज्य की मुख्यमंत्री नहीं थी, जबकि अन्य तीनों ये मुख्यमंत्री का पद ग्रहण कर चुके थे। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसके पदेन अध्यक्ष हैं? तो सही आर है CSIR यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री CSIR के पदेन अध्यक्ष हैं। देखिए, CSIR का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना यानी कि CSIR की स्थापना 1942 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने लाल किले से राष्ट्रीय झंडा सर्वाधिक बार फहराया है? तो सही आंसर है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना, लाल किले से जवाहरलाल नेहरू ने सर्वाधिक बार झंडा फहराया है, लगभग 17 बार। ठीक है, 17 बार। देखते हैं, लाल किले से सबसे ज्यादा 17 बार तिरंगा फहराने का अवसर प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को है। इनका कार्यकाल है 15/8/1947 से 27/5/1964। वहीं उनकी पुत्री इंदिरा गांधी को भी लाल किले से 16 बार राष्ट्रध्वज इन्होंने फहराया है। ठीक है, 16 बार राष्ट्रध्वज किसने फहराया है? इंदिरा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है, किसने भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार कार्य किया है? 2 बार कार्य किया है, तो इनका नाम है गुलजारी लाल नंदा। ऑप्शन डी। इससे पहले भी इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर चुके थे। गुलजारी लाल नंदा ने भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार काम किया है।
देखिए, गुलजारीलाल नंदा ने भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार कार्य किया। पहली बार 27 मई 1964 से 9 जून 1964 और दूसरी बार 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक 2 समयांतराल में भारत के कार्यवाहक मंत्री ये रहे। अगला क्वेश्चन है, भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है प्रधानमंत्री को। ठीक है, भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? प्रधानमंत्री को। देखिए, भारत में कार्यकारी प्रमुख प्रधानमंत्री माना जाता है। अनुच्छेद 78(1) के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। इस प्रकार भारत का प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का प्रमुख होता है। प्रमुखता व लोकसभा में बहुमत दल का नेता भी होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के 15वें प्रधानमंत्री का नाम बताइए। राइट आंसर है नरेंद्र मोदी जी, यानी कि ऑप्शन ए। ये भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं दोस्तों। देखिए, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ये स्वतंत्र भारत के 15वें प्रधानमंत्री और स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने यह पदभार 26 मई 2014 को ग्रहण किया। इसके पूर्व ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुए था? तो देखिए, वही क्वेश्चन इसने पहले डिस्क्रिप्शन में हमको बताया था और यहाँ क्वेश्चन बना दिया। तो सही आंसर है नरेंद्र मोदी। ठीक है दोस्तों, आज़ादी के बाद पैदा हुए हैं नरेंद्र मोदी जी, याद रखिएगा इस बात को। देखिए, नरेंद्र मोदी आज़ादी के बाद भारत में जन्म लेने वाले प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने 16वीं लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राइट आंसर है 25 वर्ष। यदि वह लोकसभा का सदस्य है तो 25 वर्ष। ठीक है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, जिसे लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के अंदर किसी सदन का सदस्य होना होगा। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के साथ।